दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। और आगे क्या आने वाला है तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनिका रोहित को हक करके सो जाती है, लेकिन अनिका सोने से पहले उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। वह अपने मन को शांत करने के लिए अब लंबी गहरी सांस लेती है और सोने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। आंखें बंद करके अनिका को अपने मन को शांत करती है और लंबी लंबी सांसें लेकर कुछ टाइम तक ऐसे करती है। उसके बाद अनिका को भी गहरी नींद आ जाती है। दोनों सो जाते हैं। अनिका सुबह का टाइम जैसे ही अनिका सोकर उठती है, रोहित वहाँ पर नहीं था, क्योंकि रोहित अपने रूटीन काम के लिए वर्कआउट करने के लिए गया हुआ था। अब अनिका जल्दी से उठती है, तभी वह अपना फ़ोन चेक करती है, कहीं उसकी मॉम ने कोई नोटिफिकेशन तो नहीं डाला है। अनिका जल्दी से देखती है, तभी उसकी माँ का मैसेज था कि आज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें पता है ना कहाँ पर आना है, तुम जब भी फ्री हो तब तुम आ सकती हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इतना ही मैसेज था। उसके बाद अनिका जल्दी से मैसेज को भी डिलीट कर देती है अपने फ़ोन से। अब रेडी हो जाती है क्योंकि अनिका को पाली जाना था, लेकिन उसकी माँ का जो मैसेज था लेटर में, उसको पढ़ने के बाद अनिका को लगा कि पहले अगर मैं अपनी मॉम से मिल लेती हूँ तो उसके बाद ही मैं आगे के बारे में कोई नया डिसीजन लूँगी। अब अनिका अपना फ़ोन निकालती है और प्रीति के पास कॉल लगाती है। प्रीति फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि प्रीति अपने रूम में ही सो रही थी, क्योंकि भूमि और कौटिल्य ने उसे रेस्ट करने के लिए उसके रूम में भेज दिया था। अब प्रीति फ़ोन नहीं उठाती। अनिका समझ जाती है कि प्रीति हो ना हो अपने रूम में होगी, इसलिए जल्दी से भूमि की को कॉल लगाती है। भूमि दूसरी तरफ से कॉल उठाती है। भूमि अनिका का नंबर देके काफ़ी उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी फ़ोन उठाते ही कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी। अनिका दूसरी तरफ से, हाँ गुड मॉर्निंग भूमि, तुम ठीक हो? तभी भूमि कहती है कि मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? आपका काम हो गया जो आप करने के लिए गए थे। भूमि की बात सुनकर अनिका बात को संभालते हुए कहती है कि भूमि, बात दरअसल ऐसे है कि हम जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे भैया यानी कि रोहित मारवा का कुछ काम हो गया, तो इसलिए हम ऑफिस के बाद सीधा घर ही आ गए, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा पाए और अभी हम नहीं जा रहे। तभी भूमि कहती है कि तो फिर आप कहाँ हो? अब भूमि की ऐसी बात सुनकर अनिका कहती है कि जहाँ पर होना चाहिए था। अब भूमि कहती है कि अनिका भाभी, आप पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? क्योंकि ये है और सुबह हो चुकी है, इसलिए ही पूछ रही हूँ, तो आप रात भर कहाँ पर थे? अब अनिका प्यार से आंसर दे दी है कि अपने बेडरूम में। अब भूमि के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और फिर कहती है कि ठीक है, हम यहाँ अंडरग्राउंड लैब में हैं। तभी अनिका कहती है कि ठीक है, जैसी सिचुएशन हो मुझे कॉन्टैक्ट करके ज़रूर बताना। भूमि हाँ भर देती है। तभी अनिका फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। रोहित मारवा भी वर्कआउट करके वापस अपने रूम में आ जाते हैं और अनिका के पास आराम से बैठ जाते हैं। अनिका आराम से अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रही थी, तभी रोहित अनिका के पास आकर बैठ जाता है। अनिका से कहता है, अनिका क्या चेक कर रही हो? तभी अनिका कहती है कि कुछ नहीं, मैंने एनी को जो काम दिया था, क्या वो एनी ने अच्छे से कर दिया? बस यही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी रोहित कहता है कि तुम ये काम जाकर भी तो कर सकती हो। तभी अनिका हाँ भर देती है और हंसकर वहाँ से चली जाती है। एनी अपने काम में काफ़ी व्यस्त थी, क्योंकि उसने रिया के क्लोन को हूबहू रिया का जो पहले वाला क्लोन था बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन तो कर दिया था, लेकिन कुछ हमारी इमोशनल एक्टिविटी थी उसमें थोड़ा सा अभी काम बाकी था, अभी तक पूरी तरह रेडी नहीं हुआ था, इसलिए अनिका ने एनी को वो काम करने के लिए दिया हुआ था। अब अनिका जल्दी से जाती है और एनी के पास आती है। एनी, काम कहाँ तक पहुँचा है? अब एनी जवाब देती है, बस अभी मैम होने ही वाला है, क्योंकि ज़्यादा इसमें काम की ज़रूरत थी तो मुझे काफ़ी
कुछ सिस्टम इसके अंदर चेंज करने पड़े, जिस वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग गया है। अब अनिका कहती है कि अभी तुम्हें जल्द से जल्द इसको रेडी करना होगा, क्योंकि फैमिली वाले मेंबर सभी रिया और तीनों बच्चों के बारे में पूछने लग चुके हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनको ये बताया था कि बच्चे पिकनिक पर गए हैं कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताने के लिए। अब एनी हाम में अपना सिर हिला देती हैं और अनिका कुछ वहाँ पर जो ब्लड सैंपल अनिका ने पहले ही ले लिए थे वो सब चेक करने लग जाती है। अब एनी से पूछती है कि ये ब्लड सैंपल का प्रोसीजर कहाँ तक है। अब एनी कहती है कि ये पेंडिंग में है, क्योंकि आपने मुझे रिया के क्लोन बनाने का काम दिया था, तो मैं उसमें ही अपना पूरा टाइम इसी में व्यस्त रहती हूँ। अब अनिका वहाँ से हामी भर देती है, तो अनिका कहती है कि जल्द से जल्द इसे पूरा करो, क्योंकि 1 या 2 दिन में मैं बच्चों को वापस घर लेने वाली हूँ। इट मीन्स कि मैं अपने तीनों ये क्लोन के थ्रू अपने बच्चों को फैमिली मेंबर्स के सामने लाना चाहती हूँ, ताकि उन्हें किसी तरह का कोई भी शक ना हो, घर का हो या फिर बाहर का क्यों ना हो, किसी को भी बच्चों के बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। अब एनी हाँ भर देती है और अपने काम में वापस से व्यस्त हो जाती है। अनिका देख लेती है कि एनी अब जल्द से जल्द अपना काम पूरा कर देगी। वापस अनिका अपने रूम में आ जाती है। रोहित जो कि अभी फ्रेश होकर आराम से बेड पर बैठ चुका था और अनिका के पास जाने के लिए जैसे ही खड़ा होता है तो अनिका उसे दरवाजे से आती हुई दिखाई देती है। तभी रोहित कहता है कि अनिका तुम तो जल्दी ही आ गई, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाला था। अनिका कहती है कि अभी एनी ने अपना पूरा काम नहीं किया है, अभी उसका काम बाकी है, इसलिए मैं उसे बोल कर आई कि मुझे 2 या फिर 3 दिन के अंदर ही मुझे रिया पहले की तरह ही चाहिए, जैसे कि हमारा पहले वाला क्लोन था। लेकिन एनी ने हाँ की है, क्योंकि एनी अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। अब अनिका रोहित के पास आकर बैठ जाती है। रोहित अनिका की तरफ देखता है उसकी आंखों में, क्योंकि अभी अनिका का आंखें बहुत कुछ कह रही थी, भले ही वह जुबान से कुछ ना कह रही हो। अभी रोहित अनिका के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है, उसके बाद उसकी आंखों की तरफ देखने लग जाता है, उसका फेस अपनी तरफ कर लेता है। लेकिन अनिका बार बार रोहित से अपनी आंखें चुराने लग जाती हैं। तभी रोहित अनिका से कहता है, क्या तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ बता सकती हो? तभी अनिका रोहित की तरफ देखती है और पूछती है, यस मिस्टर मारवा, मैंने आपके सभी डाउट तो कल क्लियर कर दिए थे, अब कौन से डाउट आपके बाकी हैं? रोहित कहता है कि अनिका मैंने तुमसे क्वेश्चन किया था, तुम्हें याद होगा। तभी अनिका का दिमाग अपने जल्दी से वो बात याद आती है जो रोहित ने कल सफ़र में जाते हुए कही थी। अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, ये बात तो मेरे दिमाग से ही फ्लैश हो गई। अब आपने बात स्टार्ट की है तो क्या मुझे बता सकते हो आपने ऐसा बेतुका क्वेश्चन क्यों किया? अब रोहित कहता है कि अनिका मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी रोहित अपनी जगह से उठता है और दरवाजे के पास चला जाता है और दरवाजे को अच्छे से बंद करके वापस अनिका के पास आ जाता है। तभी रोहित कहता है कि अनिका मुझे पता है तुम क्या ढूंढने और क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी अनिका के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब रोहित कहता है कि जिस टाइम आपने यानी कि तुमने मेरा ब्लड सैंपल लिया था, मुझे उस टाइम का भी पता है। तुम्हें लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस आंसर तक पहुँचने से पहले ही मैं तुम्हारे सामने अपना आंसर रखना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल करे वो आप कर सकती हो। अब अनिका के फेस पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अनिका ने कुछ दिन पहले ही रोहित के सोने के बाद उसका ब्लड सैंपल ले लिया था। जब उसकी माँ ने उसे बताया था कि रोहित के बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है, तभी अनिका के अंदर भी काफ़ी डाउट चल रहे थे। इसलिए अनिका ने बिना रोहित की परमिशन से उसका ब्लड सैंपल ले लिया था। बात याद आते के से अनिका काफ़ी घबरा जाती है। तभी रोहित अनिका के कंधों पर हाथ रखता है, अनिका से कहता है, अनिका तुम्हें घबराने और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा कर्म था, तुम्हारा धर्म था, क्योंकि तुम एक ऐसी वुमेन हो जो बिना सबूत और बिना अपनी जांच के किसी भी मुद्दे पर या फिर किसी आंसर पर नहीं पहुंच सकती हो।
तभी तो तुम मेरी सुपर लेडी हो। रोहित के मुंह से ये बात सुनने के बाद अनिका अब अपने आप को शांत महसूस कर रही थी, क्योंकि अनिका को लग गया था कि रोहित ने उसकी चोरी को पकड़ लिया है। अब पता नहीं रोहित उससे कौन से और कैसे क्वेश्चन करेगा। शायद इनके आंसर खुद अनिका के पास भी नहीं थे। अब रोहित अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और 2 कदम आगे की तरफ चलता है और फिर वापस पीछे की तरफ 2 कदम आ जाता है। फिर अपने आप को शांत करता है और फिर अपनी बात को 2 मिनट चुप रहने के बाद स्टार्ट करता है। अनिका, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मेरे सामने मैं इसको बस अपना लक समझकर ही इसके साथ इतना बड़ा हुआ हूँ। अब अनिका सोचने लग जाती है कि रोहित क्या कह रहा है। तभी रोहित अनिका से कहता है कि अनिका, तुम्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारे बिल्कुल जितने भी डाउट हैं वे क्लियर हो जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो डाउट चल रहे हैं उन्हें तुम ही सोल्व कर सकती हो, और तुम्हें ये करना भी होगा। अब अनिका अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है। हाँ मिस्टर मारवा, अगर आप मुझे बताओगे तो मेरे से जो बनता है मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर या जो आपके डाउट हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब रोहित वापस अनिका के पास आ जाता है और वापस अनिका के हाथ को अपने हाथों में ले लेता है और अपनी मुट्ठियों के बीच में अनिका के हाथों को बीच में कर लेता है। उसके बाद रोहित अनिका से कहता है कि अनिका, करीब मुझे भी नहीं पता ये बात कब की है, लेकिन मेरी एज ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, 10-12 के आसपास होगी, जब मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी। कहा मैं बहुत छोटा था, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे धुंधली याददाश्त मेरी है। लेकिन मुझे मेरी दादी माँ ने बताया था कि मैं 5 से 6 ईयर्स के बीच में ही था, तब मैं अपनी साइकिल को चलाने के लिए उठाकर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा और वैसे ही नीचे की तरफ कुछ कांच के टुकड़े गिरे हुए थे जो कि सीधे मेरी बॉडी के अंदर लग गई। उसके बाद मेरा काफ़ी ब्लड लॉस हो गया, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। जब मुझे देखा गया, यानी कि जब मुझे नौकर के द्वारा मेरी दादी माँ को बताया गया कि मेरी हालत काफ़ी नाजुक है, तभी मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि इसकी बॉडी के अंदर इस कांच के टुकड़ों ने काफ़ी जहर फैला दिया है, जिसके कारण से इसके ब्लड को चेंज करना होगा। अभी इस ब्लड ग्रुप का रेयर चांस है जो हमें यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद पता नहीं, यानी कि ये कहो कि तुम्हारी माँ डॉक्टर स्वाति मल्होत्रा उस टाइम पे किसी का ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन मेरी दादी माँ ने स्वाति मल्होत्रा के सामने काफ़ी रिक्वेस्ट डाली और काफ़ी कुछ कहा, क्योंकि खुद डॉक्टर अमृता की तरह डॉक्टर स्वाति भी अपनी पहचान को छुपा कर ही किसी का कोई भी ऑपरेशन करती थी। उस टाइम पे वो हमारे हॉस्पिटल में ही आई हुई थी। तब मेरी दादी माँ ने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मुझे जीवित किया। उसके बारे में आगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी दादी मानती हैं कि डॉक्टर जो भी थी उस हॉस्पिटल में उसकी वजह से मेरी जान बची है। और मुझे भी नहीं पता कि वो डॉक्टर कौन थी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो तुम्हारी ही माँ होगी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं छोटा था तो उस टाइम पे मेरी जैसे कि अपनी आंखें खोलता हूँ तो मेरे सामने तुम्हारे जैसा ही एक प्रतिबिंब था, यानी कि तुम्हारे जैसा ही एक चेहरा था। जब मैंने फर्स्ट बार तुम्हें देखा तो मुझे वही चेहरा बिल्कुल साफ नज़र आ गया जो मैंने अपने बचपन में वो धुंधला हॉस्पिटल में देखा था। अब अनिका बिल्कुल समझ चुकी थी कि मिस्टर मारवा जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। अब अनिका रोहित से कहती है कि थैंक यू रोहित, तुमने आपने मेरे बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दिया है, धन्यवाद। अब रोहित कहता है कि अनिका, उसके बाद से मुझे कभी भी चोट लगती या फिर कुछ भी होता, मेरे दर्द यानी कि मेरे जख्म जल्दी से मुकाबले कम पेन होता अगर मुझे किसी तरह की इंजरी होती। अब अनिका बिल्कुल समझ चुकी थी कि रोहित के अंदर कहीं ना कहीं पावर ड्रग्स को भी इंजेक्ट किया गया, यानी कि रोहित के अंदर भी पावर ड्रग्स। कहता है कि अनिका, मुझे इससे आगे कुछ नहीं पता। अब अनिका कहती है कि आपको और कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। अब रोहित समझ जाता है कि अनिका क्या कहना चाहती है। तभी रोहित कहता है कि अनिका, हमें पाली चलना चाहिए। अनिका कहती है कि नहीं, मेरी बात हो गई है, लेकिन हमें
अभी वहाँ नहीं जाना, अभी यहाँ पर कुछ काम है, इसलिए मैं वो काम पूरा करके उसके बाद ही वहाँ जाएंगे। अब रोहित कहता है कि ठीक है, तुम अपना काम करो, तब तक मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ। रोहित अनिका को कहने के बाद जल्दी से अपना सामान लेता है और जल्दी से गाड़ी निकाल कर वापस खुद ड्राइव करके ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अनिका काफ़ी सोच रही थी, क्योंकि उसकी माँ का मैसेज था कि अनिका तुम जब भी फ्री हो तुम मेरे पास आ सकती हो। इसलिए रोहित जा चुका था। अभी वो भूमि और उसके साथ ही एनी से मिल के आ चुकी थी, इसलिए अनिका को ये समय सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद जल्दी से अनिका भी बाहर की तरफ चली जाती है। अनिका अब कुछ ही देर में अपनी माँ के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। यह जगह वही थी जहां अक्सर वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाती थी। अनिका जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर बूढ़े बाबा अनिका को एक खंडर हुए कमरे की तरफ जाने का इशारा करते हैं। भले ही यह कमरा बाहर से खंडर नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही अलग था। इस कमरे में बनावट एकदम यूनिक थी, बिल्कुल स्वाति की टेक्नोलॉजी के अनुसार। अब अनिका अपनी माँ से उसके हालचाल पूछते हुए कहती है, आप कैसी हैं माँ? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगी। अब स्वाति मल्होत्रा जवाब देती है, कहती है हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद कहती है कि मुझे तुमसे क्यों मिलना था और तुम इतनी जल्दी ही आ गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतना कहकर अनिका की माँ हंसने लग जाती है। अनिका कहती है, मुझे रोहित और आकाश दोनों के ब्लड सैंपल के बारे में कुछ खास केमिकल मिला है, क्योंकि मुझे सौम्या द्वारा पता चला था कि मैं एक बार आकाश के बेटे का ब्लड सैंपल आकाश से मैच लूँ, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आखिर वो आकाश का बेटा है या नहीं। लेकिन जब मैंने पहली बार आकाश का सैंपल किया था तो उस टाइम पे उसके सैंपल के जो हाइजीन थे वो काफ़ी लो थे, लेकिन अब वाले आकाश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है और काफ़ी चेंज आया है उसके ब्लड सैंपल में। अब अनिका की बात सुनकर स्वाति समझ जाती है कि अनिका यहाँ पर क्या करने और क्या बात करने के लिए आई है, लेकिन अनिका की बात पूरी होने तक वह कोई भी जवाब नहीं देती। वह ध्यान से अनिका की हर एक बात को सुनती है। अनिका कुछ देर तक रुककर आगे फिर कहती है, क्या ये केमिकल फॉर्मूला आपने बनाया है? क्योंकि मैं इतनी कोशिश करने के बाद इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाई हूँ। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लंबे टाइम से हमारे पास वो फॉर्मूला था, लेकिन हमारा वो फॉर्मूला किसी भी ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हो रहा था। लेकिन आकाश के आते ही आकाश के उस ब्लड ग्रुप से बिल्कुल मैच हो गया है वो फॉर्मूला। अब स्वाति मल्होत्रा फिर कहती है, ये एक तरह का ड्रग है, यह मैंने कॉलेज के दिनों में बनाया था, जिसका नाम मैंने हीलिंग पावर ड्रग रखा था। उस टाइम कॉलेज में मैं बहुत ही बिजी रहती थी, मैंने कुछ रिसर्च करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस ड्रग को इन्वेंट किया। करने से पहले ही इसे वहाँ से गायब हो चुका था और ये खतरनाक भी था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये उस तक पहुँचे, इसलिए मैंने इसे बनाना बंद कर दिया था। उसका ऑफर मिलने के बाद ही मैंने उसके साथ काम करने के लिए यहाँ से चली गई थी, और उसके आगे क्या हुआ वो सब मुझे नहीं पता। बाकी मैंने अपने उस लॉकर्स में भी चेक किया था, जहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। अब अनिका स्वाति मल्होत्रा से कहती है, इसका मतलब रोहित को यह ड्रग आपने दिया था? क्योंकि रोहित की जितनी भी बातें मैंने सुनी है उससे साफ पता चलता है कि आपने ही उसे पावर ड्रग्स दिया है। आकाश का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मिस्टर मारवा यानी कि रोहित को तो आपने ही दिया था। लेकिन माँ, मैं ये सब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये कैसे किया? और इधर दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में एक आदमी किंग चेयर पर बैठा हुआ था, उसके पास ही उसका एक आदमी हाथ में फाइल लिए हुए खड़ा था। वह आदमी पूछता है, क्या कुछ खबर है सर? तब उसके पास खड़ा हुआ दूसरा आदमी कहता है कि हाँ साहब, कुछ तो खबर है। अब पहले वाला आदमी फिर से बोलता है, तो क्या खबर है, हमें जल्द से बताओ। अब किंग साइज वाले चेयर जो उस पर बैठा था वो कहता है, दीवार की तरफ देखता है और कहता है कि मारवा गुलेरिया परिवार के साथ अनिका के बाकी चाहने वालों की तस्वीरें भी लगी हुई थी। और अपने बॉस की बात सुनकर उसके पास खड़ा आदमी बताता है कि सर, अनिका का बर्थडे आ रहा है। जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि रोहित अनिका के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। अपने आदमी की बात सुनकर वह किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ अब टाइम आ चुका है कि इन सब की जिंदगी को वापस जाने का। अब टाइम आ चुका है कि मैं इनकी लाइफ में
आऊँ ताकि इन्हें पता चले कि मैं क्या चीज़ हूँ। अपने पूरे अंदाज में और अपने पुराने स्टाइल में मैं उनके सामने जाना चाहता हूँ। एक बड़ा और उसके बाद होगा बड़ा सा धमाका अनिका की लाइफ में, जिसे कि अनिका के सामने काफ़ी ऐसी शर्त रखूँगा कि जिसे कि वह घुटने टेक कर मुझसे मजबूर हो जाए मेरी हर इच्छा को मानने के लिए। इतनी बात कहकर वह हंसने लग जाता है ठाके लगाकर। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि आसपास के जितने भी उसके सिपाही थे वो काफ़ी घबरा जाते थे। दूसरी तरफ अनिका की बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा कुछ देर तक चुप रहती है। वह समझ चुकी थी कि अनिका को इस सवाल का तक पहुंच चुकी है, तो अब अनिका को सब सच बताना होगा क्योंकि समय आ चुका है। और हालांकि स्वाति मल्होत्रा ने ये सवाल अनिका को खुद सोल्व करने के लिए ही दिया था जब रोहित को यहाँ पर लेकर स्वाति मल्होत्रा आई थी। स्वाति मल्होत्रा ने ही अनिका के दिमाग में सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि जब रोहित को गोली लगी थी रोहित की रिकवरी नॉर्मल इंसानों से काफ़ी जल्दी हो गई थी। और जब पावर ड्रग 16 किलो लेने के लिए भी जब अनिका बैंक के लोकर के पास गई थी तो वहाँ पर विस्फोट हो गया था और शक्तिशाली गेंडा तो वहाँ पर मृत पाया गया था। लेकिन उस लड़ाई में और उस ब्लास्ट में रोहित जीता था, लेकिन फिर भी रोहित ने जल्दी से रिकवरी कर ली थी। स्वाति मल्होत्रा खुद अनिका से सब कुछ जानते हुए भी सवाल कर चुकी थी, क्योंकि अनिका ने कभी सोचा नहीं था कि रोहित इतना एक्स्ट्राऑर्डिनल कैसे हो सकता है। स्वाति मल्होत्रा आज कहीं ना कहीं खुश भी थी, क्योंकि अनिका इस सवाल को हल करने के लिए एकदम नज़दीक आ चुकी थी। अनिका ने यह पता लगाना लिया था कि पावर ड्रग 16 कोई वेरिएंट नहीं है, बल्कि ये एक हीलिंग पावर केमिकल था जो स्वाति द्वारा बनाया गया था, जो स्वाति ने अपने विचारों से इसे बनाया था और छुपा कर रखा था। अनिका फिर से कहती है, माँ बताइए ना, आखिर रोहित के शरीर में ये ड्रग क्यों इंजेक्ट किया गया था। अपनी अनिका की बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अपने गहन विचार से बाहर आती है और अनिका को बताती है कि जब तुम्हारी और रोहित की लड़ाई शक्तिशाली गेंडे से बैंक लॉकर में हुई थी तब मैंने उसे लास्ट डोज दी थी। उससे पहले भी मैंने रोहित को कई हादसों से बचाया था, क्योंकि ये तुम्हारे बच्चों का पिता भी था और होने वाला भी था। क्योंकि जिस टाइम मैंने फर्स्ट बार रोहित को पावर ड्रग्स की थोड़ी मात्रा में डोज दी थी, या ये कहे कि मैंने अपना ब्लड रोहित को दिया था, उस टाइम पे रोहित काफ़ी छोटा था, तो मैं समझ चुकी थी कि ये अनिका के लिए काफ़ी बेहतर लड़का रहेगा, क्योंकि इसके अंदर भी पावर ड्रग्स इंजेक्ट कर दिया है। भले ही वो कम मात्रा में हो, लेकिन वो औरों के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली होगा आने वाले समय में। लेकिन धीरे धीरे रोहित बढ़ता गया। ऐसे ऐसे रोहित के सामने परेशानी आती गई। जैसे मैं तुम्हारी हर परेशानी को सोल्व करती थी, ऐसे ही रोहित के सामने जो भी परेशानी आती थी मैं उसे भी सोल्व करती थी। अब वापस स्वाति मल्होत्रा अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है कि रोहित ने अपनी मौत का नाटक किया था जब वह काफ़ी टाइम तक लंदन में था। तब शायद तुम्हें पता होगा कि लंदन में क्रिस्टोफर की गैंग के साथ झटपट में रोहित को दिल के पास गोली लगी थी। मेरे हर समय तुम दोनों पर ही नज़र बनी हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि रोहित को कुछ भी हो। तब रोहित को ये हीलिंग पावर ड्रग मैंने ही दिया था। उस टाइम पर रोहित की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वह काफ़ी समय तक बेहोश भी था। मैंने मौका लगाकर रोहित की सिक्योरिटी से बचकर हॉस्पिटल गई थी और रोहित को एडमिट किया था। रोहित के रूम में जाकर मैंने उसको ये हीलिंग पावर ड्रग्स दिया था ताकि रोहित जल्द से जल्द रिकवर कर सके, क्योंकि रोहित को दिल के इतने करीब गोली लगी थी। अगर उसका जख्म जल्द से जल्द नहीं रिकवर किया गया शायद रोहित को बचाना मुश्किल था। अनिका अपनी माँ की ये बातें सुनकर एकदम से हैरान हो जाती हैं। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन अब अनिका अपनी माँ की बात सुनकर एक चैन और एक लंबी सांस लेती है और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ जाती है। अनिका भी ये जानकर खुश हो जाती है कि वह पति और मेरे बच्चों की कितनी केयर करती है मेरी माँ। अब अनिका अपनी माँ को जोर से हक कर लेती है और थैंक यू माँ और अपनी माँ को गले लगाए रहती है। और अब अनिका की आंखें भी नम हो चुकी थी, उसके साथ ही स्वाति मल्होत्रा की भी आंखें नम थी, लेकिन अपनी आंखों की नम्रता को एक दूसरे से छुपा रही थी। अगर आप उस टाइम पर रोहित के साथ नहीं होती तो शायद आज मेरी दुनिया इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती। आपको नहीं बता सकती कि अब स्वाति भी अनिका के सिर पर एक प्यारी सी तपली मारते हुए कहती है, पागल लड़की, कोई अपनी माँ को भी ऐसे थैंक्स बोलता है क्या? तभी अनिका कहती है, माँ अगर आप नहीं होती तो स्वाति कुछ नहीं कहती। माँ, अपने बच्चों की मुसीबत के साथ साथ आपने मेरी पूरी फैमिली को एक साथ मेरे साथ रखा है। ये सब आपके
हमारी ढाल बनकर हमेशा हमारा साथ दिया। अब अनिका की माँ कहती है यानी कि स्वाति मल्होत्रा, माँ अगर अपने बच्चों की मुसीबत में साथ नहीं देगी तो कौन देगा। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे एक हर नज़र हमेशा तुम पर ही रहती है, और चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर अनिका को आज बहुत खुशी हो रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिल को एक सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि अनिका ने बचपन से ही अपनी माँ की स्वाति मल्होत्रा को बहुत ही मिस किया था। स्वाति मल्होत्रा की बात सुनकर अब अनिका थोड़ी सी भावुक हो जाती है। अनिका को ऐसा भावुक होते हुए देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अनिका के फेस को अपने हाथ में पकड़ती है, और जैसे ही एक माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार करती है उसके फेस को टच करती है, तभी स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मैंने कभी तुमसे दूर नहीं थी बेटा, बस वक्त अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें पहले से तुम्हें अलग अपने से रखकर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दिया। पहले ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ व्यक्ति आगे कभी मार नहीं खाता। तुम पहले से ही ज़्यादा पावरफुल थी ताकि तुम इस समाज में इन सब लोगों को लड़ सको। स्वाति मल्होत्रा की ये बातें सुनकर अब अनिका कहती हैं, आखिरकार बेटी किसकी हूँ। अनिका की बात सुनकर अब दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। तभी अनिका अपनी माँ को छेड़ते हुए कहती हैं, पर आप तो रोहित को पसंद नहीं करती न माँ, आप तो उस पर भरोसा भी नहीं करती हो। आप उसे मेरे लिए ही क्यों चुना, और आपने लेकिन फिर भी आपने उसके लिए ये सब किया। अनिका की सारी बातें सुनकर स्वाति समझ जाती है कि अनिका उसे छेड़ रही है। अब वह प्यार से अनिका के माथे पर चूम लेती है और फिर कहती है, जब मेरी बेटी को उस पर भरोसा है, जब मेरी बेटी को उससे प्यार करती है, हम मेरी बेटी के तीनों बच्चों का पिता है, हर जंग में अपने मेरी बेटी के साथ दिया है। जब एक किंग होने के बाद भी उसने अपने से ज़्यादा तुम्हारे वजूद को समझा है, तो मैं ऐसे क्यों उस इंसान को धोखा दे सकती हूँ। आखिर मुझे इससे ज़्यादा अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए। अब अनिका अपनी माँ से कहती है, लेकिन तब तक तो मैं रोहित से प्यार नहीं करती थी जब तक आपने रोहित को ये हीलिंग पावर ड्रग्स दिया था। अनिका की बात सुनकर स्वाति अनिका से कहती है, तुम्हारे रोहित के लिए जो प्यार है वह उस टाइम से तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। भले ही तुमने एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन मुझे तुम्हारी हर चीज़ और के बारे में पहले से ही पता लग जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। ये बात बोलने के बाद स्वाति मल्होत्रा हंसने लग जाती है। फिर कहती है, भले ही रोहित की बॉडी में हीलिंग पावर ड्रग मैंने डाला था, लेकिन सच बताऊं तो आकाश की बॉडी में ये ड्रग कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। मुझे अभी तक नहीं पता चला कि ये ड्रग्स पावर कहाँ से आया, क्योंकि मुझे भी पता चल चुका था कि आकाश की बॉडी में ये हीलिंग पावर कहाँ से आया। कुछ टाइम चुप रहने के बाद कुछ टाइम तक दोनों ऐसे ही चुप रहती हैं। उसके बाद कहती हैं, मुझे पूरा यकीन है कि ये कहाँ से आया या नहीं आया, लेकिन शायद इसके बारे में मुझे कुछ तो पता है। अनिका बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी एक बार हैरान हो जाती है, लेकिन स्वाति मल्होत्रा कुछ नहीं बोलती। अनिका की बात को ध्यान से सुनती है। अब अनिका अपनी माँ से कहती है, आपको याद होगा नहीं, एक बार मैंने आपको कहा था कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती। आकाश को बचाने के लिए कुछ भी करती। आपको पता है ना मैंने ऐसा आपको क्यों कहा था। जब स्वाति फिर से पीछे की बातों को याद करते हुए सोचती है, जब अनिका ने स्वाति से मिलने आई थी तो स्वाति ने अनिका से ये सवाल किया था, अब आखिरकार उसे आकाश को क्यों बचाया। ये बात याद कर स्वाति फिर से बोलती है, हाँ मैंने बोला था। तब अनिका कहती है, तो माँ क्या आपको पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। अनिका की बात सुनकर स्वाति अनिका को सवालिया नज़रों से देखती है। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, जब मेरी याददाश्त वापस आने के बाद मैंने छानबीन की तो तब मुझे पता चला कि पापा और आकाश के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई हमारे सामने आई जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानती। अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, जब आप पापा की लाइफ से चली गई थी तब पापा पूरी तरह से टूट गए थे। तब उन्हें इस दुनिया में अपना कोई महसूस नहीं होता था। कहने को उन्हें व्योमा को गोद लिया था, लेकिन वह उनकी अपनी बेटी कभी नहीं बन पाई, भले ही उन्होंने व्योमा से दिल जान से प्यार किया। उनकी ऐसी हालत का फायदा उठाकर बाकी सभी भाइयों ने मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की और उन्हें मारने की खतरनाक प्लान भी बनाए ताकि वह पूरे बिजनेस को हड़प सके, उस पर अपना कब्जा कर सके। पापा की जान बचाई
वो भी आकाश ने। आकाश सिर्फ 8 या 10 साल का ही था, क्योंकि जब ये लोग प्लानिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आकाश ने ये सभी बातें सुन ली थी और उसके पापा करण को वहाँ जाकर सब कुछ बता दिया था। पापा को बचाने के चक्कर में उस पर जब उन लोगों ने पता चलता है तो फिर वे आकाश के साथ मारपीट भी करते हैं। इसके साथ साथ मारपीट होने के बावजूद भी पापा को बचाने के चक्कर में अब आकाश को भी बहुत चोट लग गई थी। आकाश का उस टाइम पर बचना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसके बाद चाचा चाची ने आकाश को बेदखल कर दिया गया था। उसके बाद उसे आकाश की मम्मी पापा को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता था। तभी आकाश ने उसे अपने पास रख लिया। उसकी देख रेख, उसे बिजनेस का तौर तरीके सब कुछ करण गुलेरिया द्वारा ही समझाया गया और बताया गया। अब अनिका कहती है कि मुझे लगता है कि जब आकाश को ये चोट लगी थी तभी पापा ने ही उन्हें वह ड्रग दिया होगा, बट आई एम नॉट श्योर। अनिका की बात सुनकर स्वाति कुछ सुनने लग जाती है और समझने लग जाती है और फिर कुछ सोचने और समझने के बाद जवाब देती है, तुम्हारा सोचना सही हो सकता है अनिका, क्योंकि मेरे अलावा इस ड्रग की एक डोज करण गुलेरिया के पास थी, जो करण गुलेरिया ने मुझसे कॉलेज के टाइम में ली थी, क्योंकि करण की इस डोज के बारे में करण को इस डोज को मैंने ही दिया था। ये सब बातें होने के बाद अनिका अपनी माँ से कहती है कि मुझे इस पावर ड्रग का फॉर्मूला चाहिए। तभी स्वाति कहती है कि तुम्हें इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन अनिका कहती है कि अगर तुम्हारे इस सब क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिल चुके हैं तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी राह घर पर सब देखते होंगे। अब अनिका को भी स्वाति मल्होत्रा की बात सही लगती है, क्योंकि अगर अनिका को ज़्यादा टाइम लगा तो उसे सभी व्यक्तियों के आंसर देने में दिक्कत होगी, इसलिए अनिका समय से निकलना चाहती है, इसलिए वह अपनी माँ को हक करती है। दूसरी तरफ रोहित ऑफिस न जाकर वह अब्दुल के साथ और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ वापस आ जाता है, क्योंकि रोहित को पता चल चुका था कि अनिका किसी काम के लिए जा चुकी है। रोहित ने अनिका के बर्थडे की सभी प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि रोहित को हमेशा अनिका और अपने बच्चों का बर्थडे याद रहता था। भले ही अनिका अपने बर्थडे को भूल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मिस्टर मारवा अपनी प्यारी सी वाइफ का बर्थडे भूल जाए, इसलिए रोहित ने सब चीज़ें अब्दुल के साथ मिलकर अरेंज कर ली थी। लेकिन अब बर्थडे पास में था तो इसलिए फैमिली मेंबर्स के साथ की भी उसे बहुत ज़रूरत थी। वह सभी चीज़ों की तैयारियों में काफ़ी बिजी था। अब स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है कि हैप्पी बर्थडे टू यू। जब स्वाति अनिका से कहती है तो अनिका को रियलाइज़ होता है कि आज उसका बर्थडे है, और वो भी अपनी मम्मी को थैंक यू बोलती है, क्योंकि ये अब पहली बार था कि अनिका का बर्थडे था और उसकी माँ ने उसे गले लगाकर जोर से हग कर और अपना प्यार जताकर अनिका को हैप्पी बर्थडे विश किया था। अब अनिका आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, तभी स्वाति उसे रोकने का इशारा करती है। अनिका वहीं पर रुक जाती है और स्वाति पीछे से कहती है, अब तुम अपनी माँ से गिफ्ट नहीं मांगोगी। अब अनिका कहती है पीछे मुड़ के कि मेरा गिफ्ट बस आप हो और आप मुझे मिल गए हो, मेरे लिए यही काफ़ी है, और आपने मेरी क्वेश्चन का आंसर दिया, मेरे लिए ये सबसे बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट और तोहफा है आपकी तरफ से। तभी स्वाति कहती है ऐसा हो नहीं सकता है कि एक माँ अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट ना दे, और ये तो मेरी एक इकलौती प्यारी सी बेटी का बर्थडे है, इसलिए मैं तुमसे बस यही कहूँगी, तुम्हारा बर्थडे मारवा हाउस पहुँचा दिया है, अगर तुम जाओगी तो तुम्हें मारवा हाउस तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें मिल जाएगा। आगे की तरफ जैसे ही जाते हैं वहाँ पर कुछ रखा था, तभी अनिका को अपने हाथ में लिया और एक बॉक्स अनिका के हाथों में थमा देते हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। अनिका इस बॉक्स को ध्यान से देखती है। बूढ़े बाबा फिर कहना स्टार्ट करते हैं, मुझे पता है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन यह एक खास तरह का फॉर्मूला है जो मैंने खुद आपके बर्थडे के लिए अपने हाथों से बनाया है। इस फार्मूले को मैं बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनाया गया है जो तुम्हें हमेशा की तरोताज़ा रखेगा, चाहे तुम कितनी भी क्यों ना थक की होगी। बूढ़े बाबा की ऐसी बातें सुनकर अनिका के फेस पर भी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आखिर बूढ़े भाभी तो स्वाति मल्होत्रा के असिस्टेंट थे और वो उनके साथ काम करते थे, इसलिए उन्हें भी इन सभी चीज़ों का काफ़ी बेहतर तरीके से ज्ञान हो गया है।
अब अनिका अंडरग्राउंड रास्ते से ही मारवा हाउस में अपने कदम रखती है और जल्दी से अपने बेडरूम में जाकर लेट जाती है। तभी अनिका अब काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी, इसलिए अनिका रात भर अच्छी तरह से सोई नहीं थी, इसलिए अनिका अपनी आंखें बंद कर कर बेड पर लेट जाती है और वो सो जाती है। कब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 8 और सुबह का टाइम हो जाता है। अब अनिका की आँख खुलती है तो दोपहर का टाइम हो चुका था। जाहिर सी बात थी क्योंकि अनिका सुबह लेट आई थी, तो उसके बाद वह सो गई थी। अनिका जैसे ही अपना फ़ोन चेक करती है तो श्रेया के कई सारे मिस कॉल उसे दिखाई देते हैं। अनिका इतने सारे मिस कॉल देखकर एक पल के लिए ही घबरा जाती है क्योंकि ये सब ठीक नहीं लग रहा उसे। तभी वह पूरी फैमिली उसके आंखों के सामने दिखाई देने लग जाती है। वह सोच रही थी पापा तो ठीक होंगे, या आकाश को कुछ हुआ होगा, या बच्चों को फिर राजलक्ष्मी को कहीं डिलीवरी तो नहीं हो गई। काफ़ी क्वेश्चन अनिका के मन में चल जाते हैं। इधर गुलेरिया हाउस में सब लोग अनिका के ही फ़ोन का वेट कर रहे थे। पूरी गुलेरिया परिवार आज बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आज अनिका का बर्थडे जो था वह सब भी रोहित के प्लान के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर रहे थे। तभी श्रेया का फ़ोन रिंग करता है, तब शांत हो जाती हैं और श्रेया का फ़ोन पिक करने का इशारा करते हैं। श्रेया भी अब झट से अपना फ़ोन उठाती है और श्रेया कहती है, अनिका कहाँ सोए हो तुम? आज मैंने कितने सारे मिस कॉल किए, क्या तुमने अभी तक फ़ोन नहीं चेक किया? अभी अनिका कहती है कि बात क्या हुई? अभी श्रेया कुछ नहीं कहती, बस मैं यही कह रही थी मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन तुम तो अभी तक वही आलसी की आलसी अनिका हो जो पहले थी। अब इतने दिनों बाद तो तुम्हें कुछ तो चेंज आना चाहिए था। अनिका श्रेया की बात सुनकर बस यही बात सुनने के लिए तुम्हें मुझे बात की थी और फ़ोन किया था। वैसे मुझे पहले ये बताया क्या वहाँ सब ठीक है? आकाश, पापा, बच्चे, राजलक्ष्मी सब? ये सुनकर श्रेया कहती है, हाँ बाबा यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन श्रेया लेकिन क्या अनिका क्वेश्चन करती है श्रेया से, जिसे सुनकर अनिका और भी घबरा जाती है। तभी अनिका कहती है, क्या लेकिन? सीधे कुछ नहीं बोलेगी क्या? श्रेया कहती है, लेकिन प्लीज़ तुम अभी के अभी गुलेरिया हाउस आ जाओ। श्रेया की बात सुनकर अनिका कहती है, क्या हुआ श्रेया तुम्हें? मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बेचैनी होना स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर अब श्रेया कहती है, हाँ बस तू यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाओ, आने के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगी अभी और इसी वक्त। इस वक्त श्रेया ये बात सुनकर अनिका तुरंत गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है क्योंकि श्रेया से ये बात करने से बाद अनिका को शक हो रहा था कि श्रेया शायद उससे कुछ छुपा रही है। कहीं कोई ऐसा इमरजेंसी तो नहीं है जिसे वह फ़ोन पर नहीं बता सकती थी। अब श्रेया नंदिनी की तरह देखती है और कहती है कि वह आ रही है। दरअसल ये सब श्रेया ने रोहित के कहने पर ही किया था ताकि वह यहाँ पर मारवा हाउस में जितनी भी तैयारी बची हुई है सबको पूरा कर सके। अगर अनिका मारवा हाउस में रहती है तो शायद वह सब सरप्राइज ना रहकर अनिका को पता चल जाता, इसलिए अनिका को गुलेरिया हाउस रोहित ने पहुंचा दिया था। वह जल्द से जल्द अपनी गाड़ी से बाहर आती है और अंदर जाकर श्रेया पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? श्रेया कहती है, कुछ नहीं, बस मेरा मन अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने का कर रहा था, उसे बातें करने का कर रहा था। ये सुनकर अनिका थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है, ऐसी भी कोई बात होती है जो ऐसे किसी सामने वाले को डराते हैं? और तुम्हें पता है ना मेरा कलेजा मुंह को आ गया था, मैं कितनी परेशान हो गई थी ये सब सुनकर। अब श्रेया की हंसी आने स्टार्ट हो जाती है लेकिन वह अपनी हंसी पर कंट्रोल करती है और फिर चुप हो जाती है। दूसरी तरफ नंदिनी का भी यही हाल था, वह भी आराम से बात को पलटते हुए कहती है, आओ अनिका हम बैठ कर बातें करते हैं, क्योंकि तुम तो अपने भतीजे को यहाँ पर छोड़ने के बाद आराम से आई थी और हमने बताया भी नहीं, और तुम कब आई और कब गई? अब नंदिनी अनिका को अपने पास बिठा लेती है, फिर कहती है, तुम दोनों बेस्टी बात करो उसके लिए, तब तक मैं तुम दोनों के खाने का प्रबंध करती हूँ। नंदिनी वहाँ से उठकर खाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही शाम का टाइम हो चुका था, बस रात होने वाली ही थी। अभी श्रेया के फ़ोन पर रोहित का मैसेज था जिस पर लिखा था डन, यानी कि काम हो गया है। मुझे लगता है कि रोहित मारू को अनिका से मिलने का मन कर रहा है क्योंकि कितने सारे मिस कॉल आए हैं। ये बात देखो, नंदिनी अपना फ़ोन दिखाती है और देखो ये कितने सारे मिस कॉल है। तभी श्रेया कहती है, क्या अनिका तुम्हारा फ़ोन बंद है? क्योंकि हम सभी के फ़ोन पर मिस्टर मारवा फ़ोन कर रही हैं। तभी अनिका अपना फ़ोन देखती है तो अनिका के पास तो अनिका का फ़ोन ही नहीं था। अब अनिका को याद आता है कि वह जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन तो बिस्तर पर ही छोड़ आई है। अब श्रेया कहती है कि अनिका चलो अब तुम्हें घर जाना चाहिए, कहीं मिस्टर मारवा परेशान ना हो। अब अनिका भी कहती है कि ठीक है मैं अब चलती हूँ क्योंकि रोहित तुम्हें मिस कर रहा होगा। ये बात श्रेया अनिका को जैसे ही कहती है अनिका चिढ़ जाती है।
क्योंकि दोनों एक दूसरे को पकड़ रही थी और कभी अनिका श्रेया को पकड़ती तो कभी श्रेया अनिका के पीछे भागती। ये सब देखकर जितने भी फैमिली मेम्बर्स में व्यक्ति उस समय मौजूद थे सभी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये खुशियाँ काफ़ी टाइम से उनकी फैमिली में नहीं थी लेकिन अब आ गई हैं। दोनों ऐसे ही आपस में भागती रहती है। तभी नंदनी कहती है, हमारे घर में कितने दिनों बाद ये सब खुशियाँ आई हैं, क्योंकि पहले काफ़ी हमारे जीवन में काफ़ी कठिनाई आई, लेकिन कहते हैं ना, कठिनाइयों के बाद सफलता ज़रूर मिलती है या फिर दुख के बाद सुख ज़रूर होता है। वो सब हमारी जीवन में आ गया है। दुख रूपी जो गाड़ी का पहिया था वो हमारा चल पड़ा है, यानी कि खुशियाँ आ चुकी हैं। अब श्रेया और नंदनी से गले मिलकर जैसे ही बाहर जाकर अपनी गाड़ी के पास आ जाती है, गाड़ी को अनलॉक करती है, तभी उसकी गर्दन के पीछे से किसी ने सुई जैसा कुछ चुभता है और अनिका वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। जैसे ही अनिका बेहोश होती है, वहां पर काले कपड़े पहना एक आदमी आता है जिसे अपना चेहरा मास्क के साथ ढका हुआ था। वह अनिका को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाता है, अपने आप को आज बढ़ा देता है और जल्दी से लैपटॉप उठा कर ले आता है। अनिका की लास्ट को लोकेशन देखना स्टार्ट करता है। कुछ ही मिनट बाद वह अनिका की लास्ट लोकेशन तक पहुंच जाता है। तभी वह भूमि से कहता है कि उसकी लास्ट लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि मारवा हाउस में ही है। दूसरी तरफ धीरे धीरे अनिका अपनी आंखें खोल लेती है। वह अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने रोहित, आकाश, श्रेया, मयूर और नंदनी खड़े थे। उन्हें अपने सामने ऐसे खड़े देखकर अनिका पूछती है, ये सब कुछ क्या चल रहा है और मैं यहाँ कैसे आई और मैं बेहोश कैसे हो गई थी। अनिका की बात सुनकर श्रेया कहती है, वो क्या है ना महारानी साहिबा, आज तुम्हारा बर्थडे है और रोहित ने तुम्हारे लिए एक पार्टी प्लान की है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर तुम्हें बताया जाता तो तुम शायद पार्टी रखने ही नहीं देती। इसलिए हमने ये सब तुम्हारे लिए ही प्लान किया है। ये पार्टी तुम्हारी ही है। अगर हम तुम्हें पहले ही बता देते कि हमने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है और तुम्हें वहाँ पर पार्टी को अटेंड करना है तो शायद महारानी साहिबा आप उस पार्टी में जाना तो सोचना भी पसंद नहीं करती। इसलिए हमने सोच लिया, तो ऐसे तो तुम मानोगी नहीं तुम आओगी, तो इसलिए हमने ये सब प्लान कर लिया था। तभी अनिका के सामने आकाश आकर कहता है, लेकिन ये सारी प्लानिंग रोहित की थी। ये बात सुनने के बाद अनिका को गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता है। रोहित की तरफ देखती है तो रोहित किसी छोटे बच्चे की तरह अनिका की तरफ स्माइल करने लग जाता है। तभी रोहित का बचाव करते हुए, वैसे रोहित पर तुम्हारा ही असर हुआ है अनिका, ये बात श्रेया कहती है। रोहित भी तुम्हारी तरह ही सरप्राइज के साथ शौक भी देना स्टार्ट कर देता है। अब सभी उसने ये सब तुम्हारे लिए ही प्लान किया था, लेकिन तुम्हें शौक तो लगा ना। रोहित अनिका की तरफ एक प्यारी सी स्माइल करता है और एक अपने हाथ के इशारे से कि दूर जहाँ पर एक टेबल थी उसकी तरफ इशारा करता है, जहाँ एक ड्रेस और एक मास्क रखा हुआ था। दरअसल आज रोहित ने मास्क पार्टी रखी थी। जैसे ही अनिका वहां से चेंज करने जाती है कि तभी रोहित का फ़ोन बजना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रोहित फ़ोन उठाता है, भूमिका कहती है कि रोहित, अनिका अपने कमरे में नहीं है और काफ़ी देर से फ़ोन मिला रही हैं, लेकिन फ़ोन भी उसका घर पर ही है, तो अब आगे क्या कुछ करना है। काफ़ी घबराई हुई भूमिका रोहित से बातें कर रही थी। रोहित भी समझ जाता है कि भूमिका अनिका को लेकर कितनी परेशान है। अनिका कपड़े चेंज करने के लिए वहीं पर चली जाती हैं जहां पर रोहित ने अपनी फिंगर से इशारा किया था और रोहित भूमि से बातें करता है और तभी भूमि की बात को बीच में ही रोकता है और अपनी बात को स्टार्ट करता है। कहता है कि अनिका यही है, वो अभी तैयार हो रही है। ये बोलकर रोहित फ़ोन रख देता है। वही कौटिल्य और भूमि से कहता है, क्या कहा है मिस्टर मारवा ने। तभी भूमिका जवाब देती है कि दरअसल भाभी भैया के साथ ही है और कहती है कि वो सभी अब हमारी इस पार्टी में आ ही रहे हैं, इसलिए हमें अब एंजॉय करना चाहिए। तभी रोहित और बाकी सब भी पार्टी में आ गए थे। सबने अपने अपने मास्क को पहना हुआ था। कुछ ही टाइम बाद अनिका की एंट्री होती है। अनिका ने रोहित के पसंद की ही ड्रेस को कैरी किया हुआ था। जैसे ही वह
अपने कदम पार्टी हॉल में रखती है। सभी की निगाह अनिका पर ही जमी हुई थी, क्योंकि अनिका बिल्कुल एक बार्बी डॉल की तरह ही लग रही थी। अनिका को आते देख अब रोहित अनिका को देखकर इतना मदहोश होता है कि वह अपने दिल पर ही हाथ रख लेता है। अब उसी के पास खड़ा आकाश कहता है, मैं मारवा हाउस में हूँ और आप सब मेरी तरफ ही नहीं देख रहे, सबका ध्यान तो मेरी बहन अनिका की तरफ है। ये बात सुनकर उसके आसपास जितने व्यक्ति थे सभी हंसने लग जाते हैं। अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है कि मारवा परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन है। उसे देखकर आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, लेकिन चक्कर आना भी लाजमी है। आप अपने आप को संभालिए वरना पूरी पार्टी खराब हो जाएगी। अब रोहित और आकाश दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अब रोहित अनिका के पास जाता है और प्यार से अपने हाथ अनिका की तरफ बढ़ा देता है। अनिका भी रोहित के हाथ में अपना हाथ दे देती है। रोहित अनिका को अब उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसने केक को कट करना था। जैसे ही अनिका अपने कदम उस तरफ बढ़ाती है जिस तरफ केक था, वहाँ की डेकोरेशन को देखकर अनिका को काफ़ी शौक लग जाता है। अब वह रोहित से कहती है, इसलिए 2 दिनों से तुम सोने की ज़्यादा एक्टिंग कर रहे थे। अब मुझे सब बातें समझ आ रही हैं आपकी। कैसे तुम जल्दी उठकर ऑफिस जाते थे और ये सब तुम मेरे लिए यानी कि मेरे बर्थडे सरप्राइज के लिए ही कर रहे थे। लेकिन अनिका को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ये बात खुद रोहित को भी पता था। अब अनिका रोहित से कहती है, इन सब की क्या ज़रूरत थी? तभी ऐसे कहते ही ज़रूरत क्यों नहीं थी? जब तुम सबका इतना ख्याल रखती हो तो तुम्हारा भी तो फ़र्ज बनता है ना कि हम तुम्हारी अच्छी और बुरी हर चीज़ों का ख्याल रखें। अब अनिका कहती है कि चलो इन सब बातों को छोड़ो और चलो केक कट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। एक इशारे पर एक नौकर केक ले आता है। अनिका केक कट करके पहले रोहित को और फिर आशा मारवा, अपने पापा करण गुलेरिया, ऐसे ही वह बारी बारी से सभी लोगों को केक कट करके उन सभी को खिलाती है। सभी अनिका को बारी बारी से तोहफे देते हैं। बच्चों के खिलौने भी रेडी हो चुके थे, वही वे सभी मौजूद थे जिनको देखकर एक बार फिर से अनिका भावुक हो जाती है। लेकिन तभी रोहित अनिका के कंधे पर हाथ रखता है। तभी अनिका खुद को संभाल लेती है। अनिका जानती थी कि अगर वो ऐसे सबके सामने भावुक हो जाएगी तो जो उसका ये सस्पेंस है जो इसने सभी से छुपाया है उसके बारे में सबको पता लग जाएगा, यानी कि वो राज उजागर हो जाएगा। इसलिए वह तुरंत ही खुद को संभाल लेती है। तभी सनी और मुक्ता आपस में कपल डांस करते हैं। साथ में ही जो अनाउंसर था अनाउंसमेंट करता है, सभी कपल्स अपने अपने कपल्स के साथ गर्ल्स और बॉयज आपस में अपने कपल बना लीजिए और सभी एक साथ एक दूसरे के हाथों में हाथ लीजिए और सभी डांस करने के लिए रेडी हो जाएं। कुछ टाइम के लिए गाने बजते हैं और नए नए गाने बजाए जाते हैं और सभी के पसंद के गाने बजाए जाते हैं। न्यू और पुराने सभी डांस करने लग जाते हैं, भले ही वे ओल्ड थे या यंग थे। काफ़ी देर तक अनिका के बर्थडे को एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे सभी थक जाते हैं और धीरे धीरे ही स्टेज से नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। अब बारी थी तो बस अब खाने की। कुछ देर बाद सभी खाना खा चुके थे और सभी वहाँ से जा चुके थे। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी। ज़्यादातर लोग जा चुके थे, लेकिन गुलेरिया, मारवा और प्रिवर्स परिवार के कुछ मेंबर्स ही वहाँ पर मौजूद थे। रोहित, आकाश और करण एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अनिका भी अकेले खड़ी थी। तभी एक फैमिली के जितने भी नौकर थे जो काफ़ी क्लोज थे, क्योंकि सभी ने आज मास्क पहना था, तो सभी बारी बारी से अनिका को गिफ्ट देते हैं। उसके बाद अनिका के पास एक शख्स आता है जिसने एक लंबा सा कोट पहना था, फेस पर मास्क लगाया था और सिर पर हैट पहनी थी। उसका चेहरा देखना मुश्किल था, लेकिन वह अनिका को गिफ्ट देता है। अनिका उसे थैंक यू बोलती है और साथ में वह लिप से स्माइल करता है। अनिका भी उसके इसका साथ देती है और उसमें थैंक यू सर कह के स्माइल देती है। लेकिन अनिका को नहीं पता था ये सर है या मैम, क्योंकि वह कोट इतना लंबा था, यानी कि उसके अंदर कौन है ये पता लगाना बहुत मुश्किल था।
तभी वह व्यक्ति आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वह जैसे ही दरवाजे से बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है, तभी दूसरी तरफ से करण गुलेरिया, जो कि रोहित से बाहर आराम से बातें कर रहे थे किसी काम से, वह अंदर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं तो उसकी टकराव उस आदमी से हो जाती है, जिससे कि उसकी हेड नीचे की तरफ गिर जाती है। तभी वह अपनी हेड उठाने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, करण गुलेरिया की नज़रें उससे मिलती हैं तो करण गुलेरिया कुछ सोचने लग जाता है और फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। जैसे ही करण गुलेरिया अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता, वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। अब करण गुलेरिया सोचने लग जाते हैं कि मैंने इसे कहाँ देखा, लेकिन वह अपनी सोच से बाहर आ जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।